आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, यानी कि छत्तीसगढ़ से चुनावी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का रण है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोट डाले गए। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग में वोटिंग हुई। जहां रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर में मतदान हुआ, तो वहीं रायगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। रायगढ़ में 76.38% वोटिंग हुई है। और चलिए इसी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं भूपेंद्र, रायगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हुए। भूपेंद्र, सबसे चौंकाने वाली बात, रायगढ़ लोकसभा सीट पर 76.38%, सातों लोकसभा सीट में सबसे ऊपर रायगढ़ है, जहां पर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हुआ है। क्या बड़ी वजह मान रहे हैं आप इसे? जी, आपको बताना चाहूंगा कि रायगढ़ लोकसभा सीट में सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता और एक रुझान बनी हुई थी। सुबह से ही लोग बाग लाइन पे लगकर वोट डालने के लिए आ रहे थे, जबकि बीच बीच में मौसम भी इसमें दखल दे रहा था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों में उत्साह कम नहीं हो रहा था। 73 जो वोट की प्रतिशत है वो शाम 5 बजे तक के आंकड़े थे। फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं। इसके बाद वोटिंग की परसेंटेज और भी बढ़ सकती है। जी, फिलहाल अगर बात करें भूपेंद्र रायगढ़ की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वजह क्या बताया जा रहा है? क्या प्रत्याशियों के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया है, क्या उसकी वजह से यहाँ पर वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, या फिर जो मुद्दे थे जिसकी वजह से वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, क्या सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है? क्योंकि अगर हम बात करें बिलासपुर संभाग की, तो यहाँ पर सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। ऐसे में रायगढ़ में सबसे बड़ी वजह क्या है? यहाँ पर लोगों के बीच तो मोदी की गारंटी की सबसे बड़ी बात की जा रही थी। उसके बाद यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है, जिसकी वजह से, और इसकी सबसे बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है कि महतारी बंधन योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिला है। और इस चुनाव में महिला मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अमूमन हर पोलिंग बूथ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी है। जा सकता है कि वैसे भी अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर महिला वोटर्स यानी कि नारी शक्ति का ज्यादा दबदबा, जो कि निर्णायक भूमिका में नजर आने वाली है 4 जून को, जब रिजल्ट हम सभी के सामने होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में भूपेंद्र। अब चलिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां से कपिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली मतदान के दौरान, और साथ ही अब कहीं ना कहीं जीत को लेकर तमाम जो प्रत्याशी थे उन्होंने तो दावा किया है, लेकिन जनता ने किस प्रकार का फैसला किया है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली वोटिंग को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज करीबन 22 लाख मतदाताओं ने अपने अगले सांसद को जिताने के लिए, अगले सांसद को लाने के लिए मतदान किया है। विधानसभा ग्वालियर के मतदान की प्रतिशत की अगर बात की जाए, तो सुबह यहाँ से 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो निरंतर शाम को 6 बजे तक चली। और उसके बाद में जो फाइनली जो परसेंटेज मतदान का निकाला जा रहा है वो 58% अभी रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को ग्वालियर की जनता ने शांति का परिचय देकर संपन्न किया है। वहीं ग्वालियर जिले के निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण चुनाव ये संपन्न मतलब हुआ है। और अब प्रशासन इन ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित पहुंचाने की कवायद में भी जुला हुआ है। आपको मैं बताना चाहूंगा इस बात की, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो 2014 के चुनाव में 62% जो मतदान हुआ था, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा से सांसद प्रत्याशी चुने गए थे। वहीं 2019 के चुनाव की यदि हम बात करें तो 59% यहाँ पे मतदान हुआ था, जिसमें भी भाजपा के ही विवेक नारायण शेजवालकर सांसद चुने गए थे। वहीं अब 2024 के चुनाव की यदि बात करी जाए तो 58% यहाँ पे मतदान देखने को मिला है। तो इसका कहीं ना कहीं आशय लगाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि बढ़ा हुआ परसेंटेज बीजेपी के पक्ष में जाता है। और अब देखना ये होगा कि 4 जून को जनता अपना क्या फैसला देती है, जनता किसके सर पे ये टहरा बांधती है। अगले चुनाव में देखने में बस यही आया है कि बीजेपी पूरे चुनाव में भरोसे की दुहाई देती नजर आई है, वही कांग्रेस कहीं ना कहीं माने तो परिवर्तन का वादा करते हुए नजर आई है। जी बिल्कुल कपिल, तो अपने अपने दावे और अपने अपने वादे तो यहाँ पर प्रत्याशियों ने जम के किए हैं, लेकिन जनता ने क्या फैसला किया है वो तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमने देखा था कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस से बागी हुए बहुजन समाज पार्टी में पहुंचे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी ग्वालियर से अपना प्रत्याशी उतारा था। तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, या फिर ये टक्कर कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा में ही सीमित रह गई?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टक्कर जो त्रिकोणीय मुकाबला अगर इसको समझा जाए तो ये कहीं ना कहीं निराधारी वो माना जाएगा इसको, कि केदार कंसाना जो कल्याण कंसाना, क्षमा चाहूंगा संजय कल्याण कंसाना जो कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में भाजपा से इनको टिकट मिला था और इन्होंने अपनी दावेदारी ग्वालियर सीट से करी थी। कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक अपना रखते हैं, जो गुर्जर वोट बैंक में ही अपनी सीमित है, और इन्होंने जो अच्छा खासा जो नुकसान जो दिया होगा वो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को ही दिया होगा, भाजपा को इससे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति मतलब कोई फर्क इसमें नहीं पड़ा होगा। ठीक है, लौटूंगे आपके पास में। भोपाल का रुख कर लेते हैं, दुर्गेश लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, इस बार का जो मुकाबला था वो इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि ये जो मुकाबला था मध्य प्रदेश में मामा, महाराज और राजा के बीच में देखने को मिला था। अब ऐसे में कितनी बड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और उसके साथ ही भाजपा लगातार पलटवार कर रही है। लेकिन फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वोटिंग को लेकर और वोटिंग प्रतिशत को लेकर? दुर्गेश, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। लौटूंगी आपके पास में। चलिए सीधे अब सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित गुप्ता हमारे साथ में जशपुर से जुड़ गए। जशपुर की बात कर ली जाए सुमित, तो ये काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट यहाँ पर कही जाती है। लगातार कई सारे ऐसे राजनीतिक विश्लेषज्ञ है वो अपने अपने दावे यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। जशपुर में सबसे बड़ा मुद्दा था हाथियों का, क्योंकि हाथियों का आतंक लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा था। क्या इसी को लेकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है या कोई अन्य मुद्दे, जिस प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते हुए नजर आते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दे ही हावी रहे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी फोकस किया गया था? सुमित, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी बोलिए। और तो हाथी का जो मुद्दा था उसमें कई सारे लोगों ने और कई गांवों ने जी चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। वहीं आज भी देखा जाए तो जंगलों में जो आग लगाई दी जा रही है उसके कारण पूरे जो वन्य प्राणी है वो घरों में घुस रहे हैं और ग्रामीणों के घरों को तोड़ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और भी यहाँ जैसे ग्रामीण अंचल में जल जी, तो कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या मुद्दों को लेकर ही कमाल हो पाया है या फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता वोट करती हुई नजर आई थी या नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। सीधे रुख कर लेते हैं दुर्गेश का, लगातार राजधानी भोपाल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो देखिए कई सारे प्रयास यहाँ पर किए गए थे वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो, लेकिन 60.99% अगर 5 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत को देखा जाए तो वो निराशाजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आशाजनक भी आंकड़े सामने नहीं आए वोटिंग प्रतिशत को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा राजधानी भोपाल में ही प्रयास किया गया था कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो सके, फिर भी इतना कम क्यों? अनुपमा, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी बिल्कुल। देखिए अनुपमा, जो शाम 5 बजे का आंकड़ा अभी निकल करके आया, उसके बाद एक आंकड़ा और आया है। अभी एक आंकड़ा आया शाम 7 बजे का। राजधानी भोपाल संसदीय क्षेत्र की बात करें तो शाम 7 बजे के आंकड़े में 64% से ज्यादा 64.25 जो प्रतिशत है वो मतदान हो चुका है राजधानी भोपाल में। अभी भी 700 पोलिंग बूथ जो हैं उन पोलिंग बूथों के आंकड़े आने शेष हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो 2019 के आंकड़े थे, 2019 में 65% मतदान राजधानी भोपाल में हुआ था, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2019 के जो 65% आंकड़े थे उस आंकड़ों को इस बार का मतदान प्रतिशत पार कर जाएगा। हम बात करें राजधानी भोपाल के लिए, भोपाल ही नहीं बल्कि 2 चरणों में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है, उसको लेकर के प्रशासन, निर्वाचन आयोग, सियासी दलों द्वारा लगातार प्रयास किए गए थे। उसी का परिणाम है कि हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भोपाल कलेक्टर ने कई नवाचार किए, कई जागरूकता अभियान चलाए और लगातार जिस प्रकार से आज मतदाताओं में एक अलग उत्साह था, भोपाल कलेक्टर का जो एक पहल था, कूपन ड्रा, लकी ड्रा निकाला जा रहा था इनाम स्वरूप, उसमें राजधानी भोपाल के 2 शख्स ने एक हीरे की अंगूठी पाई तो एक सोने की अंगूठी लकी ड्रा में उन्होंने पाया। जैसे इस बात की खबर भोपाल में हुई, मतदाताओं ने घर से निकल कर जो बाहर वोटिंग किया है और बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है। अगर हम बात करें, सुबह से ही मतदाताओं की काफी लाइन लगी रही, लेकिन जब तेज धूप हुई, क्योंकि आपको ये भी बता दूं अनुपमा की राजधानी भोपाल का जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ा है और आज के दिन
लगभग 44 डिग्री के आसपास जो भोपाल का तापमान था वो तापमान दर्ज किया गया था। ऐसे में भी तापमान भी मतदाताओं के सामने रोड़ा नहीं बना और शाम 5 बजे तक जो मतदान प्रतिशत था वो 60% के आसपास था, लेकिन शाम 7 बजे का जो मतदान आंकड़ा आया है वो 64% हो गया है। अभी 700 पोलिंग बूथों के आंकड़े और आने शेष हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 65% का जो मतदान रिकॉर्ड रहा है पिछले चुनाव का वो पार कर जाएगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के आलोक शर्मा और कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो भोपाल की जो जनता है, भोपाली जनता है, वो किसके पक्ष में बिल्कुल। तो भोपाल वोट करेगी। लगातार यहाँ पर बीजेपी जीतते आई है भोपाल लोकसभा सीट पर, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में जनमत किसे यहाँ पर मिलता है। लौटूंगी आपके पास में, उपेंद्र का रुख कर लेते हैं, बिलासपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए। उपेंद्र, सबसे चौंकाने वाली, निराशाजनक या चिंताजनक कह सकते हैं कि सबसे कम वोटिंग यहाँ पर हुई है बिलासपुर में, अपने आप में काफी ज्यादा चिंताजनक ये है। आखिर क्या सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से बिलासपुर में सबसे कम मतदान हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। तैयारियां तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी ने काफी की थी, लेकिन उसका असर नजर नहीं आया। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के करीब करीब सभी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत जो है वो घटा है। बिलासपुर में पिछली बार 2019 की बात करें तो 64.36% वोटिंग हुई थी। अभी वर्तमान की स्थिति 5 बजे के समय पे 60.5% वोटिंग हुई है। वहीं कोटा विधानसभा की बात करें कि आदिवासी वर्ग जो बीजेपी के साथ भी रहता है वो जो है छिटका नजर आ रहा है। 58.60% है, जो कि 70% तेज हुआ था। हालांकि आंकड़े जो है अभी 5 बजे के हैं और लगातार वोटिंग और करीब 8 बजे 8:30 बजे जब भी आंकड़ा आएगा तो और चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन ये चीज नजर आ रही है कि किस तरह से ये वोटिंग प्रतिशत घटा और इसका असर जो है कमोबेश सब नजर आएगा। जिस तरह के मुद्दे बीजेपी ने उठाए थे और जिस तरह से कांग्रेस ने उसका डिफेंड किया था और किस तरह से जो ओबीसी वर्ग का जो फैक्टर चलाया था वो फैक्टर भी जो है अभी फिलहाल जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी, तो समझा जा सकता है और कहीं ना कहीं अब ये संभावनाएं भी है कि जब पूरे आंकड़े साफ तौर पर नजर आएंगे तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकती है। ठीक है, जशपुर का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ में लगातार सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, जिस प्रकार से आपने मुद्दे बताए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तो हाथियों का आतंक है, क्या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा या दिग्गज नेताओं के द्वारा इस मुद्दे पर फोकस किया गया था चुनाव के दौरान या जनसभाओं के दौरान, या फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे ही जशपुर में हावी होते नजर आए थे? जी, जितने भी दिग्गज नेता हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के जो पूर्व सांसद रह चुके, और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से हमारे मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं विष्णुदेव साय जी, वो भी जशपुर की है। सभी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हाथी का जो मुद्दा है और उस पर कार्य भी किया जा रहा है। और जितने भी वादे हैं, जैसे रोड हो या जल नल योजना हो, सभी को बीजेपी यहाँ सुधारते हुए नजर आई है और कई वादे और भी किए हैं। और महतारी वंदन योजना का इसमें बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है और महिलाएं खुलकर इस बार मतदान करते हुए नजर आई। जी, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं वो महिला वोटर ज्यादा है और महतारी वंदन योजना का अगर फायदा होता है तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा को भी फायदा होता नजर आएगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में, रायगढ़ का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए। रायगढ़ वो लोकसभा सीट है भूपेंद्र जहां पर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम रोजगार की बात करें, बेरोजगारी को लेकर सड़क मुद्दा है, यहाँ पर बदहाल सड़क का हाल पूछने के लिए कोई नहीं है, लगातार ऐसे मुद्दे। लेकिन 25 साल से बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, इससे उम्मीद जताई जा सकती है कि इस बार सत्ता परिवर्तन रायगढ़ में हो सकता है। जी, आज तक के बीते 25 सालों से ये बीजेपी का गढ़ रहा है और मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ जादुई आंकड़े देखने को मिलेंगे। इसमें बीजेपी ही जहां तक आए ऐसा लोगों का कहना है जी, क्योंकि कांग्रेस जो है प्रचार प्रसार में भी यहाँ कमी दिखी है। लोगों के बीच मेनका देवी सिंह जी का आना जाना भी बहुत कम रहा है। चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास में। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां से हमारे संवाददाता कपिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कपिल, अगर ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर जाति ही जीत का मंत्र कही जाती है। क्या इस प्रकार का माहौल इस बार मतदाताओं में देखने को मिला या फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे ही हावी होते नजर आए?
जी आपको बताना मैं चाहूंगा कि जातिगत समीकरण अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में हावी रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। पर इस बार का जो चुनाव हुआ है वो मुद्दों के ऊपर चुनाव लोगों ने ऐसा हम समझते हैं कि मुद्दों के ऊपर चुनाव इस बार लोगों ने मतलब मतदान अपना किया है। ग्वालियर में देखने में आया था कि अभी कई सियासी चेहरे, कई बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बड़े चेहरे यहाँ पे देखने में भी नजर आए थे कि मुख्यमंत्री यादव जी ने भी अपना एक दौरा ग्वालियर में किया। निरंतर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी सभी यहाँ पे निरंतर अपने दौरे करते रहे। वहीं एक चीज विशेष तौर पर देखने में आई थी, इंडिया गठबंधन की ओर से यहाँ पे कोई भी बड़ा नेता, एक भी बड़ा नेता यहाँ पे किसी सभा में मौजूद नहीं दिखा, कोई भी उन्होंने सभा नहीं ली है। तो इस तरीके से लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अपने मतलब प्रचार में अधूरे रहे। और दूसरा कारण एक ये भी रहा कि इनके टिकटों की जो लेट घोषणा करी तो कहीं ना कहीं ग्वालियर से लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को 65 दिन का वक्त ऐसा मिला जो उनको चुनाव प्रचार के लिए मिला। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रवीण पाठक, इनको महज 30 दिन का वक्त ही अपने चुनाव प्रचार में मिला था। अभी इसमें जातिगत समीकरण की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं मतलब देखने को मिला है। बाकी मुद्दों के ऊपर ये चुनाव संपन्न हुआ है। जी, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, वोटिंग प्रतिशत कम और ज्यादा को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। अलग अलग संवाददाता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े थे। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि ये मुकाबला मामा, महाराजा और राजा के बीच में देखने को मिल रहा था। शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और उसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजगढ़ की बात कर ली जाए तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी कि बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह को यहाँ पर बम्पर जीत मिल पाती है, ये एक सवाल है, क्योंकि ईवीएम पर लगातार अब भी वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। लेकिन क्या मतदाता किसकी ओर रुख कर रहे हैं या किसकी ओर रुख किया है, ये देखना दिलचस्प होगा। 4 जून को रिजल्ट सभी के सामने